हेलो, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टार भारत न्यूज 24 में। मैं आपके साथ शराफत सेठी। आज हम खास मुलाकात करने आए हैं धर्मेंद्र यादव जी से, जो कि तीनों विधानसभा के हापुड़ के जिला पर जो है प्रभारी बनाकर भेजे गए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने। तो आज उनसे जानेंगे कि जिले का अभी हाल क्या है। लमसम उन्हें 15 दिन हो चुके हैं जिले में आए हुए, और अभी तक उन्होंने क्या रणनीति बनाई है और आगे की क्या रणनीति है। बात करेंगे बंगाल के चुनाव पे और 2027 के चुनाव पर भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रभारी जी, हमें समय देने के लिए। आपका और आपके चैनल का विशेष जी, आभार जो आप मेरे पास आए चलकर और मेरी आवाज को जनता तक पहुंचाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास बिल्कुल बिल्कुल। है। जी। देखिए, पहला सवाल हमारा ये है कि आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने डायरेक्ट भेजा जिले हापुड़ में, तीनों विधानसभा पे प्रभारी बनाकर भेजा गया है। तो अभी जब आपको प्रभारी बनाकर भेजा गया, तो जब आप हापुड़ में आए हैं, तो आपने समाजवादी पार्टी को कितना मजबूत संगठन बनाने के लिए आपको भेजा गया है। तो उसमें मजबूती क्या देखी है और क्या कमियां देखी हैं, पहले तो उस पर प्रकाश डालेंगे थोड़ा सा। देखिए, जो 2027 का चुनाव है जी। वो सिर्फ उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं है, पूरे देश और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। हम्म, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर जी। मशीनरी का दुरुपयोग करती है, उसको रोकने के लिए एक बहुत बड़े फोर्स की जरूरत है और वो समाजवादी पार्टी के पास ही वो फोर्स है जो उसे रोक सकती है। हमारे जिला संगठन ने 2024 में पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से हराया था और हम लोगों ने इंडिया गठबंधन के साथ 43 सीटें जीती थी और भारतीय जनता पार्टी हारी थी उत्तर प्रदेश में। और यहाँ तक कि अयोध्या की सीट भी भारतीय जनता पार्टी हारी थी जी। और समाजवादी पार्टी जीती थी। वहां का संगठन और इस प्रदेश की जो जनता है वो कम्युनल पॉलिटिक्स को पसंद नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी को पुराना पैतरा हो चुका है, तो उसको समझती है। तो संगठनात्मक दृष्टिकोण से अगर आप देखोगे, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से बड़ा और मजबूत संगठन जो लोकतंत्र के लिए लड़ सके, जो अपने वोट के अधिकार के लिए लड़ सके, जो जनता के हक के लिए लड़ सके, वो समाजवादी पार्टी ही कर सकती है। तो उसी के लिए हम आए हैं कि संगठन को और मजबूत कैसे किया जाए कि ताकि भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में लोकतंत्र की हत्या ना कर पाए। देखिए, जैसे कि जिला हापुड़ में आप आए हैं, हापुड़ के संगठन में आपने कुछ कमियां भी देखी होंगी और कुछ खूबियां भी देखी होंगी। जैसे कि हम बात करें कि हाल ही में जब आपका इस्तकबाल हापुड़ में हुआ था, जब आपने एंट्री मारी थी हापुड़ में और लोगों को पता चला था कि धर्मेंद्र यादव जी आ रहे हैं एज ए प्रभारी बनाकर, तो संगठन में एक हलचल सी मच गई थी। तो उसके ऊपर क्या कहना है आपका? देखिए, संगठन में मैं प्रभारी हूं तो जी। मेरी जिम्मेदारी है कि हर एक कार्यकर्ता, जी। हर एक नेता को एक साथ बैठा करके एक सही दिशा में काम किया जाए। रही बात जो आप कह रहे हैं कि स्वागत की, तो डेमोक्रेसी में संघीय जो ढांचा होता है उसका भी जी। अपना महत्व होता है। जी। तो समाजवादी पार्टी के लोग अगर अलग अलग जगहों पर भी हैं, लेकिन अल्टीमेट जो उनकी विचारधारा है वो पार्टी के लिए काम करते हैं, समाजवादी विचारधारा के लिए काम करते हैं और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश की कमान देने के लिए काम करते हैं, तो वो हमें मजबूती ही प्रदान करते हैं। तो उसे हम नकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं। देखिए, अगर हम बात करें तो जो जिले का मुख्यालय है, जिलाध्यक्ष हैं आनंद गुर्जर जी हैं, उनका जो मुख्यालय हापुड़ में स्थापित है बिलेंसर रोड पर। कुछ लोग हमने भी देखे हैं कि कुछ लोग वहां मौजूद नहीं होते हैं हर सभा में। आप देख लीजिए, मासिक बैठक होती है, उसमें भी कुछ लोग नहीं आते। वो क्या एक नाराजगी का मामला है, या फिर आपने इसकी जानकारी तो करी होगी? नहीं, मतलब मुझे तो ऐसी कोई सूचना नहीं है कि मैं कोई वहाँ नहीं बैठता जी। है। और मेरे समीक्षा बैठक में जो पदाधिकारी नहीं आए थे, तो मैंने उन्हें निजी तौर पे बुला के बात किया था कि भई अगर आपको कोई नाराज़गी हो तो मुझे बताइए। तो मुझे किसी एक भी पदाधिकारी ने ऐसा नहीं कहा कि हमारी किसी पार्टी से नाराज़गी है या फिर जिलाध्यक्ष से नाराज़गी है, नाराज़गी किसी की नहीं है। हाँ, कोई किसी कारणवश, जैसे एक पदाधिकारी का फ़ोन मेरे पास आया था कि उनके पति एडमिट हैं इसलिए वो नहीं आ पाएँगे, तो जी। इस तरह से लोग नहीं आ पाते हैं। एक जेन्युइन कारण भी हो सकता है, तो उसको मैं इस तरह से नहीं देखता। चलिए, बहुत अच्छी बात है धर्मेंद्र जी, ये तो कि आपका जो सोच है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अभी देखिए, जैसे कि हमने देखा है कि समाजवादी पार्टी की गुटबाजी चलती है हापुड़ में, जिले में चलती है, वो हमने देखा है अक्सर। वो अभी आप आए हैं जिले में तो आपको धीरे-धीरे पता चलेगी। क्योंकि जब तक हमें मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि हम खूब समाजवादी पार्टी की पीसीओ में जाते हैं, सारे काम करते हैं। तो जब तक हम सबको एक तरफ नहीं देखेंगे, तो हम तो यही कहेंगे कि गुटबाजी चल रही है। ठीक है, ये वाली बात तो यहाँ पूरी कर देते हैं।
अभी देखिए 2027 के चुनाव की तैयारियां जिले हापुड़ में शुरू हो गई हैं। अपना अपना कैंडिडेट, देखिए अभी हम प्रत्याशी किसी को नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो भी कैंडिडेट खड़ा होना चाह रहा है उन्होंने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। एक भरोसा आप पर भी है उन्हें कि भी आप बड़ी मजबूती से जो है पार्टी में काम करेंगे, जिले में जो है बड़े स्तर पर लेवल पे उसे लेके जाएंगे। तो अगर हम बात करें जैसे कि गढ़मुक्तेश्वर की, तो सुधीर चौहान जी का काफी चर्चाओं में नाम रहा है अभी कुछ टाइम पहले से, और अभी भी चर्चाओं में है, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है। तो क्या समझते हैं, मतलब किसके पास जा सकती है इसी? एक तो जो आप गुटबाजी शब्द कह रहे हैं, जी। वो समाजवादी पार्टी में उसे प्रतिस्पर्धा कहा जाता है। जी। और ये लोकतंत्र के लिए अच्छा है कि प्रतिस्पर्धा ज्यादा है। इससे क्या होता है कि रिफाइंड चीजें निकल के आती हैं। और समाजवादी पार्टी में जिस तरह से आपने नाम बताए कि समाजवादी पार्टी में इतने लोग काम कर रहे हैं, इस बात से तो तय हो जाता है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आने वाली है। क्योंकि ज्यादातर लोग आ रहे हैं, चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे हैं। जी। तो ये हमारे पार्टी के लिए भी अच्छा है, और एक अच्छा संकेत आपके लिए भी है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पास ज्यादातर लोग आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। तो इसका मतलब समाजवादी पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है और समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी 2027 में। देखिए अगर हम ग्राफ की बात करें तो अभी अखिलेश यादव जी ने भी पूरी तैयारियां जोरों शोरों से अपने मतलब अधिकारियों को, नेतागणों को, सबको आदेश दे दिए कि अभी तैयारियां शुरू कर दीजिए। तैयारियां शुरू हो भी गई हैं। बंगाल में जो इलेक्शन हुआ है उसमें भारी हार ममता जी की हुई है। भाजपा की बहुत पूर्ण रूप से सरकार बनी है वहां। तो ये एक थोड़ा सा निराशजनक वाला समाजवादी पार्टी के लिए, मैंने जैसे कि देखा है कि अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है इलेक्शन के रिजल्ट के बाद। मुझे थोड़ा सा आपसे शिकायत ये है, जी। आप संजीदा पत्रकार हैं और जिस चीज को आप हार कह रहे हैं, उससे पहले मैं आपको एक आंकड़ा बता जी। देता हूं कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर के माध्यम से कुल 91 लाख वोट काटे गए, जिसमें 27 लाख लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जाके दावा कर दिया कि नहीं हम हैं और हमें वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। 27 लाख लोग अगर वोट करते, एक विधानसभा में आप निकाल सकते हैं कितने वोट डलते। वो 27 लाख लोग जब अपने उंगलियों में स्याही का निशान लगा के ऐसे दिखाते हैं, जो लोकतंत्र का एक सिंबल है, वो 27 लाख उंगलियां काट करके भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन के माध्यम से वहां पर लोकतंत्र की लूट करी है। और ऐसे लोकतंत्र नहीं चलता है, इसको जीत नहीं कहते हैं, इसको चोरी कहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी अगर इस तरह से लोकतंत्र की हत्या करती रही तो भारत के नागरिकों के अधिकार एक दिन मर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में जो लोकतंत्र की हत्या की है, आज लोकतंत्र की हत्या हो रही है, नागरिक अधिकार की हत्या हो रही है। वोट का अधिकार लोकतंत्र और संविधान में सबसे बड़ा अधिकार है। अगर उस अधिकार को भारतीय जनता पार्टी खत्म कर रही है तो आप समझ सकते हैं कि इस देश किस तरफ जा रहा है। तो इससे बीजेपी खुश हो सकती है, लेकिन इस देश का जो जिम्मेदार नागरिक है, जिम्मेदार पत्रकार है, जिम्मेदार नेता है, वो इस बात से कभी सहमत नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी वहां जीती है। भारतीय जनता पार्टी की नैतिक हार हुई है पश्चिम बंगाल के अंदर। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते, बहुत सारे विजुअल्स आपने देखे हैं, केंद्र सरकार की 8,000 इन्होंने माइक्रो ऑब्जर्वर लगाए और अपने ऑफिसर के ऊपर ऑफिसर लगाया सिर्फ इस काम के लिए कि टीएमसी के वोटर वोट देने ना निकल पाए। उसकी बानगी उत्तर प्रदेश में बता दूं आपको याद होगा कि रामपुर का उपचुनाव था और उस उपचुनाव में पुलिस का एक अधिकारी पिस्टल लेकर के एक महिला के छाती पर लगा देता है और बोलता तुम्हें वोट डालने नहीं जाने देंगे। क्या ये जीत भारतीय जनता पार्टी की जीत है? ये भारतीय जनता पार्टी की हताशा है, भारतीय जनता पार्टी की निराशा है और भारतीय जनता पार्टी की दमनकारी नीतियों का एक मिसाल है, जो पूरा दुनिया और पूरा देश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भारत के लोकतंत्र को, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते हैं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हैं। मोदी जी हालांकि जाके फादर ऑफ डेमोक्रेसी पता नहीं क्या बोल के आ गए थे, तो उसमें मैं नहीं जा रहा, लेकिन भारत के लोग इस तरह के लोग नहीं है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन के माध्यम से हर चुनाव को मैनिपुलेट कर रही है। मैंने आपको रामपुर का एग्जाम्पल बताया, मिल्कीपुर में उपचुनाव हुआ था अयोध्या में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 6 वोट डाला और ईवीएम की भी वीडियो बनाया।
आप भी वोट डालते होंगे तो आपको पता होगा कि मोबाइल लेना वर्जित है, नहीं ले जाने देते हैं। जी। पर उनका कार्यकर्ता मोबाइल भी ले जा सकता है, 200 मीटर के अंदर अपनी गाड़ी भी ले जा सकता है, अपना असलाह भी ले जा सकता है, वो कुछ भी करे, उनके लिए खुली छूट है। तो ये भारतीय जनता पार्टी पूरी गुंडागर्दी पे उतारू है। बिहार के चुनाव में आपने देखा होगा कि एक भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी दिल्ली में भी वोट किया, फिर हरियाणा में चुनाव वहां वोट किया, उसके बाद चला गया बिहार में वोट करने। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काम कर रही है, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। हम और आप क्या उसे अछूते थोड़ा ना रहेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी को इसको रोकना चाहिए। और 2027 में हम विश्वास दिलाते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी विचारधारा के मानने वाले लोग सड़कों से लेकर के हर स्तर तक की लड़ाई को लड़ेंगे। और उसी लड़ाई के लिए मैं यहाँ पे 8 महीने पहले आ गया हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी की हर कुनीतियों को पूरे देश के सामने रखूंगा, और जिस तरह की लड़ाई लड़नी होगी हम सारी लड़ाई लड़के 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। देखिए, जैसे कि बंगाल में ममता जी ने अभी रिजाइन देने के लिए मना कर दिया, मतलब मैं वो इस्तीफा नहीं देंगे सीएम पद से। तो इस पे भी क्या विचार है आपका? अगर वो चुनाव हारी होती लोकतांत्रिक तरीके से, उसके बाद इस्तीफा नहीं देती, तो मैं मानता कि वो अलोकतांत्रिक। जो सरकार अलोकतांत्रिक तरीके से बनी है, जो जीत अलोकतांत्रिक है, उसको देश और दुनिया के सामने रखने का क्या तरीका हो सकता है, मुझे बताइए। हम इलेक्शन कमीशन से शिकायत करेंगे, वो कुछ नहीं करेगा। देश की मेन स्ट्रीम मीडिया पूरी तरह से बिकी हुई है, वो हमारी बात नहीं सुनेगी। तो अपनी बात सुनवाओगे कैसे? तो जो भी फैसला आदरणीय ममता बनर्जी जी ने लिया है, वो फैसला बिल्कुल ही लोकतांत्रिक है। इससे पूरी दुनिया को पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग लोकतंत्र के लुटेरे हैं, नहीं तो बहस ही बंद हो जाती। तो ये बहुत अच्छा फैसला है, उसका हम स्वागत करते हैं। चलिए, ये तो हुई पश्चिम बंगाल की बात। अब 2027 के चुनाव की अगर हम बात करें तो अखिलेश यादव जी ने स्कीमें देना शुरू कर दिया। मतलब एक जो सभी नेतागण जो है, जो पहले से अपनी तैयारी करते हैं, 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात करी है उन्होंने, महिला को भी सम्मान देने की बात करी है। और हाँ, अगर हम बात करें महिलाओं से, याद आया महिला की, अगर हम बात करें महिला आरक्षण बिल की बात करें, जो कि भाजपा का पास नहीं हुआ था, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैंने आपको क्या बताया कि भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को अगर आप देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी अपने परिवार से लेकर के और राष्ट्र तक अर्ध सत्य को सामने रखती है। जहां तक महिला आरक्षण बिल की बात है, महिला आरक्षण बिल 2023 में पक्ष और विपक्ष की सहमति से बिना किसी बाधा के पास हो चुका था। और विपक्ष की ये मांग थी 2024 के लोकसभा चुनाव में 33% आरक्षण महिलाओं को दे दिया जाए, और भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया। तो इसका मतलब महिला विरोधी कौन है, आरक्षण विरोधी कौन है? भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को वेस्ट बंगाल के चुनाव को मैनिपुलेट करना था, उसके लिए एक अच्छा कारण ढूंढना था। उस कारण के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक बिल में अमेंडमेंट लेकर आए, जो कि फिजिबल नहीं था। अभी आप परिसीमन की बात करते हैं, जब तक जनसंख्या की गिनती नहीं हो जाएगी तब तक आप परिसीमन कैसे करेंगे? तो आपने सेंसस कराया नहीं। 2011 को अगर रेफरेंस मान रहे हैं आप सेंसस को, तो 24 में आपने क्यों नहीं दिया? वो जवाबदेही किसकी? भारतीय जनता पार्टी की है कि नहीं है? आप 2026 में आकर के सेंसस कराने की बात करें, वो भी 27 में होगा, उसके बाद कह रहे हम 29 में देंगे। हम तो कह रहे हैं आप 24 में क्यों नहीं दिए? 24 में देना चाहिए था। तो सेंसस का रेफरेंस आप 2011 को लोगे, रिजर्वेशन 24 में देने के बजाय तुम 29 में देने की बात करते हो। ये इसलिए करते थे कि इनको वेस्ट बंगाल के चुनाव को लूटना था, और उसको एक मजबूत, जैसे कहते हैं ना, कि फील्डिंग हो जाए, जनता को लगे कि हाँ इसी वजह से ऐसा हुआ है कि महिला आरक्षण का विपक्ष ने विरोध किया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में महिलाओं ने वोट कर दिया। ये सब फर्जी बातें हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की नैरेटिव है, भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा है। इस देश में हर कोई जानता है कि महिलाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं खड़ी हुई। तो आज भारतीय जनता पार्टी अगर आरक्षण देना चाहती तो 24 में दे देती, वो देना ही नहीं चाहती है, इसलिए 29 की बात करती है। विपक्ष के लोग तो आज भी कह रहे हैं जो बाकी विधानसभा में चुनाव है उसके लिए लागू कर दो, क्या दिक्कत है? मैं तो कह रहा हूँ 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उसमें लागू कर दो। क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? क्योंकि वो आरक्षण विरोधी है और महिला विरोधी। देखिए, अभी आरक्षण की हमने बात करी, तो ये भाजपा की एक करारी हार मानी गई थी, अपोजिशन मानता है। ऐसा लग रहा था उस टाइम पे, एक दौर ऐसा आ गया था कि अपोजिशन बैठी है सत्ता में और भाजपा जो है वो अपोजिशन है, आरक्षण बिल पास ना होने की वजह से। लेकिन अगर हम बात करें 2027 के चुनाव में, तो इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा? भाई देखिए, अमित शाह तो कह रहे हैं कि जनगणना होगी, जनगणना कर लीजिए, तो अपोजिशन क्या कहेगी इसमें?
आपने बिल में विपक्ष के ताकत को देखा आपने, जी। और आप ये महसूस कर रहे थे कि लगता है कि सत्ता पक्ष में विपक्ष के लोग बैठ गए। ये आपने सदन की स्थिति देखी, और 2024 के चुनाव में आपने उत्तर प्रदेश में जनता के मूड को देखा। तो जनता के मूड को और सदन के मूड को अगर मिला दिया जाए, एक साथ देख लिया जाए, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी स्टैंड नहीं करती है। अचानक बीच में कैसे स्टैंड कर गई? नरेंद्र मोदी की जो पॉपुलैरिटी है वो आज 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 जो डेट है ना, 6 तारीख को सबसे निचले स्तर पर है आज तक। उसके बावजूद भी इनकी परफॉर्मेंस सबसे हाई जा रही है। और बहुत मजे की बात बताऊं मैं, अरविंद केजरीवाल 8 राउंड तक आगे चलते हैं, फिर चुनाव हार जाते हैं। ममता बनर्जी 10 राउंड तक आगे चलती हैं, फिर चुनाव हार जाती हैं। स्टालिन 11 राउंड तक आगे चलते हैं, फिर चुनाव हार जाते हैं। और नरेंद्र मोदी 8 राउंड तक पीछे चलते हैं 2024 के चुनाव में, फिर चुनाव जीत जाते हैं। ऐसा कैसे संभव है? तो लोकतंत्र में जो जनमत है, जनमत का अपमान भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और ये लोग देख रहे हैं। तो इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी को बार बार कह रहा हूं कि आप लोगों के सब्र का इम्तिहान मत लीजिए। जिस दिन सब्र टूट गया, उस दिन आपको रुकने के लिए जगह नहीं मिलेगी इस देश के अंदर। आप फर्जी देशभक्त हो, आप फर्जी हिंदू हो, फर्जी हिंदुत्व की बात करते हो, आपके पास है कुछ नहीं। जो अपने लोगों को प्यार ना दे सके, अपने देशवासियों से प्यार ना कर सके, वो कैसा देशभक्त है? तो मैं तो इनको मानता ही नहीं कि देशभक्त हैं। ये तो फर्जी देशभक्त कहते हैं अपने आप को। देखिए, ईवीएम की अगर बात करें कि भाई आपने बताया कि 8 राउंड पे पीछे चलते हैं, फिर भाजपा आगे निकल जाती है। अगर ईवीएम की बात करें तो भाजपा ये कहती है कि भाई जहां से हम जीत रहे हैं वहां तो ईवीएम की गड़बड़ी बता दी जाती है, अपोजिशन ईवीएम की गड़बड़ी बता देता है, लेकिन जहां से हम हार रहे हैं वहां ईवीएम की गड़बड़ी क्यों नहीं होती? उस पर क्या कहेंगे आप? फिर मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आपको अर्ध सत्य बताती है, और आप वो सुन के मुझे सवाल भी पूछते हैं। जी। 2024 के चुनाव के बाद, जिसमें हमने 37 सीटें जीती थी समाजवादी पार्टी ने, और 6 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, इंडिया गठबंधन ने 43 सीटें जीती थी। उसके जीतने के बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अगर हम 80 की 80 लोकसभा सीटें जीत जाएं, फिर भी हम चाहते हैं कि चुनाव बैलेट पेपर से हो, हमें ईवीएम पे भरोसा नहीं। इतनी बड़ी बात किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी, बोल रहा हो, और इस बात को बीजेपी के लोग ना सुने, ऐसा संभव ही नहीं है। वो गलत नैरेटिव बताते हैं लोगों को। जैसे यहां से बोलेंगे कुछ और, जी। दिल्ली से उत्तर प्रदेश में आएंगे कुछ और बोल देंगे, बिहार में जाएंगे कुछ और बोल देंगे, पश्चिम बंगाल में जाएंगे कुछ और बोल देंगे। अभी आपने देखा, मंगलवार के दिन भारतीय जनता पार्टी के नेता मछली खाने में लग गए, कलावा हाथ में बांध के, भगवा पट्टा पहन के, भगवा वस्त्र पहन के, और मंगल के दिन मछली खा रहे। उसके बाद कहते हैं कि दिल्ली में अगर नवरात्रि है तो मीट नहीं बिकेगा। आप खुद मछली खा सकते हो। उनके हेमंत विश्व शर्मा कहते हैं कि हम बीफ खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम 2 किलो ज्यादा खा लेंगे ममता बनर्जी से। तो आखिर ये है क्या? मतलब इन्हें आप फर्जी ही तो हिंदू कहोगे? कलावा बात के कोई मछली खाए मंगलवार के दिन, तो फर्जी तो है। तो ये फर्जी तरीके से लोकतंत्र को ले जाना चाहते हैं कि फर्जीफिकेशन में ही पूरा लोकतंत्र को झोंक दिया जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहां से बहुत बड़े बड़े बदलाव हुए हैं। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को 2027 में विदा करेगी उत्तर प्रदेश से, और 29 में ऐसी विदाई होगी कि आप लोग भी ये महसूस नहीं करेंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग गायब हो गए। देखिए, ये तो हमने बात करी 2027 के चुनाव की। अब इसमें एक कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का गठबंधन की बात आती है। बहुत लोग अभी कंफ्यूज हैं। अभी तो गठबंधन चल रहा है, क्या सीट शेयरिंग पे गठबंधन टूट सकता है? ये देखिए राष्ट्रीय स्तर की बात है, लेकिन मैं आपका अनुमान जानना चाह रहा हूँ, लगभग अंदाजा क्या है आपका? मैं आप लोगों से एक गुजारिश करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रोपेगेंडा में उलझने से पहले अपना विवेक का इस्तेमाल करिए। भारतीय जनता पार्टी की जो नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस है, उसमें सीट शेयरिंग की कोई बात हो रही है अभी? उनके जो दल हैं, ओम प्रकाश राजभर कहां जाएंगे आपको पता है? आपके संजय निषाद कहां जाएंगे वो पता है? अनुप्रिया पटेल कहां जाएंगे वो पता है? तो भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को बाहर कोई बात ना आ जाए, उसके लिए इंडिया गठबंधन का सहारा ले लेती है कि इंडिया गठबंधन में टूट पड़ने वाली है। असल टूट तो भारतीय जनता पड़ती है, भारतीय जनता पार्टी के लोग कर दें। तो इसलिए अभी जो सीट शेयरिंग की बात है, चुनाव अभी 8-9 महीने लगभग, तो इतने पहले तो किसी दल में होगा ही नहीं ये बात। तो ये तो मतलब बात करना भी बेकार है मेरे ख्याल से अभी। तो इस बात से कोई मतलब नहीं है। मतलब इस बात से है कि आज भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। उसे बचाने के लिए मैं तो आपसे भी आग्रह करता हूं, जिस तरह से आप लोग निकल के रिपोर्टिंग करते हैं,
अगर एक दिन मेन स्ट्रीम मीडिया इस देश की सही रिपोर्टिंग कर दे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जितने प्रदेशों में उसी दिन अपने आप चली जाएगी। देखिए, ये तो डिसाइड होगा कि 2027 के चुनाव में कौन आएगा कौन जाएगा, ये तो चलता रहता है। अब हापुड़ की बात, अगर हम जिले की बात कर लें थोड़ी सी और, तो संगठन को मजबूत करने के लिए अभी तक आपने क्या क्या रणनीतियां बनाई हैं? हमने भारतीय जनता पार्टी से ये सीखा है कि अपनी रणनीति को कैमरे पे नहीं बताना है। तो आपसे मेरा निवेदन है कि अपनी रणनीति में बताऊंगा नहीं, लेकिन आपसे वादा करता हूं कि हापुड़ जिले की तीनों विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। हम उसके लिए काम कर रहे हैं। नहीं तो आपको अभी देखिए, जैसे कि हमारी सीटों की और गठबंधन की बात हो रही थी, तो कांग्रेस की हमेशा एक सीट रही है यहाँ पे। मान के चल लीजिए कि अगर गठबंधन हो जाता है, अखिलेश यादव जी का और राहुल गांधी जी का गठबंधन हो जाता है, तो एक सीट कांग्रेस को जाती है, वो हापुड़ की जाए। अभी तक तो हापुड़ की जा रही थी, तो आपके सुनने में ये आ रहा है कि तीनों सीट अखिलेश यादव जी मांग रहे हैं हापुड़ की। मतलब अगर चुनाव एक साथ हुआ, गठबंधन में हुआ, तो आपको क्या लगता है? नहीं, अभी देखिए सीट के बारे में बोलना मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो मैं इस पर बात नहीं कर सकता। लेकिन जो भी फैसला होगा वो प्रदेश के हित में लिया जाएगा, लोकतंत्र के हित में लिया जाएगा और प्रदेशवासियों के हित में लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की नकारात्मकता को खत्म करने का हम मिलजुल कर पूरा प्रयास करेंगे और मैंने आपसे कहा है कि हम वादा करते हैं कि इंडिया गठबंधन या समाजवादी पार्टी जब चुनाव लड़ेगी 2027 में, तो हम तीनों सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। महंगाई के ऊपर क्या कहना है आपका? जैसे स्मार्ट मीटर हो गया, गैस सिलेंडर की क्राइसिस हो गई, उसके बारे में क्या कहना योगी आदित्यनाथ ये बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में गैस की कोई किल्लत नहीं है है? और आप कह रहे हैं समस्या है। तो हम इस तरह से तो कहते नहीं हैं। समाजवादी जो करते हैं उससे कम ही कहते हैं। महंगाई खत्म करने के लिए किसी नेता के पास विजन की आवश्यकता होती है। महंगाई मेरे बोलने से खत्म नहीं होगी, नरेंद्र मोदी के बोलने से खत्म नहीं होगी। आपका विजन क्या है, आपकी पॉलिसी क्या है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास एक विजन है और उसको आपने देखा होगा, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को ले लीजिए, चाहे पुलिस रिफॉर्मेशन को ले लीजिए, चाहे लॉ एंड ऑर्डर को ले लीजिए, किसी भी क्षेत्र में आप लीजिए, चाहे आप खेल को ले लीजिए, चाहे आप गंगा की सफाई को ले लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग रोज माला जपते हैं कि हम गंगा साफ कर देंगे, गंगा साफ कर देंगे, गंगा साफ कर देंगे। कहीं हुई साफ? लेकिन हमने गोमती को साफ करके दिखाया कि ऐसे साफ हो सकती है, वो भी काम वो लोग नहीं कर पाए। हमने एक्सप्रेसवे पे फाइटर प्लेन उतारे कि अगर देश में कोई इमरजेंसी हालात हो जाए, कभी युद्ध की स्थिति हो जाए, तो हमारी क्षमता और बढ़ जाएगी। मुंह से बोलने से मिसाइल नहीं लगता है, बीजेपी के लोग तो मुंह से मिसाइल फेंक देते हैं। तो हम लोग धरातल पे काम करते हैं और हमें पता है कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम महंगाई को कंट्रोल कर लेंगे। उसका एक बहुत आसान तरीका है कि जितना पूंजीपतियों को पैसा आप दे रहे हो, वहां से दया दृष्टि हटा के देश के गरीब के लोग की बात करो। प्रदेश के गरीबों में अगर वो पैसा डाल दोगे तो अपने आप महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी, क्योंकि वो बहुत बड़ा अमाउंट है जो एनपीए में जाता है। पूंजीपतियों को सब्सिडाइज कर देते हैं, उनको ठेके दे देते हैं। अभी बिहार में देखना, बिहार को बेचने की पूरी तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की और उसके लिए जो मुख्यमंत्री इन्होंने बनाया है वो उसके मोहरे हैं। वो हर तीसरे महीने जैसे हफ्ता वसूला जाता था, आपको याद है बहुत पहले, भारतीय जनता पार्टी के लोग वो गुंडे हैं जो राजनीतिक पार्टियों के मुख्यमंत्रियों से हफ्ता वसूलते हैं और हर 3 महीने में चेक नहीं पहुंचे तो उनकी कुर्सी बदल देंगे वो। ये लोग बहुत ऊपर लेवल के लोग हैं, इनको समझने के लिए ऊपर लेवल की बात करनी चाहिए। तो हम महंगाई कंट्रोल करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बच्चियों के लिए शिक्षा फ्री करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। 40,000 रुपया हर महिला के खाते में समाजवादी पार्टी सरकार बनने पर जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। गन्ना किसानों का भुगतान जो भारतीय जनता पार्टी 14 दिन में वादा कर रही थी, हम 24 घंटे में कह रहे हैं कि पर्ची मिलने के 24 घंटे के तुरंत बाद आपका गन्ना किसानों का भुगतान हो जाएगा। ऐसे हमारे पास हर सेक्टर के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं जिसको हम समय समय पे बताते रहेंगे। 300 यूनिट बिजली फ्री करने की बात आपने खुद ही बताई है, तो हम 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे और ये भी बता दें कैसे कर देंगे। जितने पावर प्लांट लगे हैं समाजवादी सरकार में लगे हैं, हमने जो जनरेशन था हमने 2 गुना किया। 2012 तक का जो जनरेशन था हमने 17 में 2 गुना करके दिया है और भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने आज तक एक भी पावर प्लांट कहीं लगाने का काम नहीं किया। जो हमने बिजली बनाई थी वही बिजली दे रही है। तो हम बिजली बना सकते हैं तो हम बिजली सस्ती भी कर देंगे, क्योंकि हमें पूंजीपतियों को नहीं बेचना है, पूंजीपतियों को मुनाफा नहीं पहुंचाना है। बीजेपी की मजबूरी ये है कि जब उनके चार्टर्ड प्लेन में घूमोगे तो उन्हें पैसा कमाओगे, तो पैसा कहां से आएगा? गरीबों को खून चूसोगे। तो हम लोग खून चूसने काम नहीं करेंगे, हम गरीबों को पैसा देने का काम करेंगे, उनको समृद्ध करेंगे, उनको शिक्षा देंगे, उनको सरकारी नौकरी देंगे, उन्हें आरक्षण देंगे, बेटियों को कन्या विद्या धन देंगे। हमारे पास ऐसे बहुत सारी योजना जो हम चला चुके हैं।
वृद्धा पेंशन समाजवादी पेंशन के नाम से हमारे जी। सरकार में चलता था, हम इसे दोबारा शुरू कर देंगे ताकि गरीब व्यक्ति अपना स्वाभिमान के साथ जीवन जी सके अंतिम समय में। तो हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ है। हमारे नेता का जो विजन है वो आपने देखा होगा। पूरे देश के किसी भी प्रदेश में जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ उत्तर प्रदेश में, किसी प्रदेश में नहीं हुआ है। ये बहुत सारे एजेंसियों का रिपोर्ट है, मैं अपने मुंह से नहीं बोल रहा हूँ। तो ये हमारे नेता का विजन है, हम उसके साथ काम कर रहे हैं। इस प्रदेश की जनता को आश्वस्त करते हैं कि आपके हर उम्मीद पर हम खरा उतरेंगे। चलिए, यहाँ हम अपनी बात पूर्ण करते हैं और युवाओं के लिए एक संदेश क्या देना चाहेंगे आप? युवाओं के लिए सबसे बड़ा संदेश ये है कि जब एक युवा पढ़ाई लिखाई पूरी करके नौकरी के लिए जाता है, जब उसे एक जीवन में नौकरी के नाम पे एक सोशल सिक्योरिटी और सोशल जो रिस्पेक्ट मिलता है, वो भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया है। मैंने उदाहरण के साथ सारी बातें आपको बताई, इसका भी बताता हूं मैं। अग्निवीर जो भर्ती थी, भारतीय जनता पार्टी लेके आई। एक गरीब किसान का बेटा जब सेना में भर्ती होता है, उसके लिए क्या क्या करता है? सुबह 4 बजे उठता है, दौड़ लगाता है, घर के सारे काम करता है, खेती में फिर काम करता है और अपने गरीब माँ बाप का हाथ बटाते हुए वो सेना में भर्ती होता है। और सेना में भर्ती होने के बाद इस देश की सीमाओं की रक्षा करता है, माँ भारती की रक्षा करता है। तब हम जाके चैन की नींद सो पाते हैं। और किसी कारणवश अगर वो शहीद हो जाता है, तो उसका जो परिवार है, अगर शादी हुई है तो विधवा पत्नी है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, उनका जीवन कितना मुश्किल होता होगा। अगर अग्निवीर रहता है तो उसे पेंशन नहीं मिलनी है, तो आगे का जीवन कैसे पूरा होगा? समाजवादी पार्टी सरकार जैसे ही आएगी, अग्निवीर की भर्ती को पूरी तरह से खत्म कर देगी और परमानेंट भर्ती लाने का काम करेगी। इससे एक उनमें सुरक्षा की भावना होगी और वो पूरे मन से देश की सेवा करेंगे, सुरक्षा करेंगे। तो युवाओं के लिए हम रोजगार सृजित करेंगे। प्रदेश के जो युवा दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं, आपको पता हो एचसीएल समाजवादी पार्टी सरकार में लखनऊ में आया था और उससे लगभग 5,000 लोग लाभान्वित हुए थे। तो इस तरह का विजन हमारे राष्ट्राध्यक्ष जी के पास है कि युवाओं के लिए रोजगार, युवाओं के लिए नौकरी, युवाओं के लिए आरक्षण, युवाओं के अच्छी शिक्षा की व्यवस्था, वो सारा हम करने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी, आपका कीमती समय आपने हमें दिया।